हेलो एवरीवन। सो लेट्स गेट बैक टू द सेशन अगेन। लास्ट सेशन में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई थी तो बीच में मुझे रोकना पड़ा था। इस बार हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली हम लोग कहाँ पे थे? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, जो आपको फिगर में लास्ट सेशन में मैंने डिस्कस करा था, उसके पास तीन डिफरेंट स्केल है। एक है एनर्जी का, एक है फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा है वेवलेंथ का। क्योंकि वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की हमेशा कांस्टेंट होती है, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ऑल्दो सेगमेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, वो प्रिसाइज उसके रेंज होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अल्ट्रा वायलेट के पास छोटा वेवलेंथ होना चाहिए देन वायलेट लाइट, और कभी भी उसको आई से सेंस नहीं होना चाहिए। What is visible violet light to one observer, however may be ultraviolet light to another? देखो यही बोल रही हूँ मैं कि एग्जैक्टली exactly बाउंड्री नहीं है। किसी को ऐसा लगेगा कि ये वॉयलेट विजिबल लाइट है और दूसरे को ऐसा लगेगा कि ये यूवी लाइट है। उसी तरीके से माइक्रोवेव और इंफ्रारेड लाइट इनडिस्टिंगिजिबल है एंड दे आर कॉमन रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्टार्टिंग में जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तो हम लोग बेसिकली विजिबल लाइट पे फोकस किए थे, और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने के बाद ये पता चला कि ये सब तो वेव के जैसा है। कंसिक्वेंटली विजिबल लाइट जो है वो वेवलेंथ के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, जो कि मेजर हो रहा है नैनोमीटर्स में। 1880 में कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने लगे रेडियो वेव के साथ, जिसमें पाया गया ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। कंसिक्वेंटली जो यूनिट थी फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, उसको यूज किया जाने लगा टू डिस्क्राइब रेडियो वेव। फाइनली 1895 में रॉन्टजन डिस्कवर किया एक्सरे, और एक्सरे जब वो डिस्कवर किया तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी किलो वोल्ट्स लगाया अक्रॉस अ क्रूक्स ट्यूब। कंसिक्वेंटली मिला क्या? एक्सरे डिस्क्राइब किया जाने लगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी है फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, यानी E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रहेगी। तो ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ये जो तीन स्केल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मैथमेटिकली। और अगर आपको पता है तो वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की किसी एक स्केल में, तो हम लोग दूसरे, मतलब फ्रीक्वेंसी, मान लो एनर्जी की वैल्यू पता है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि एच की वैल्यू तो हमें पता है, दैट इज अ कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी पता है तो एच की वैल्यू पता है तो एनर्जी निकाल सकते हैं। सो दिस बिकम्स वेरी इजी टास्क फॉर अस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट किया गया फॉर लॉन्गर देन अ सेंचुरी, और साइंटिस्ट जो इसमें इस एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि दूसरे पोर्शंस के भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हैं उसमें बहुत सारे टाइप के और भी एनर्जी प्रेजेंट है। तो कोई भी एक डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन यूज नहीं हो सकता है अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को मेजर करने के लिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं विजिबल लाइट की। देखो जो ऑप्टिकल फिजिसिस्ट थे वो डिस्क्राइब करते थे विजिबल लाइट को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब लैम्डा के वैल्यूज को यूज करके वो विजिबल लाइट को डिस्क्राइब कर रहे थे ऑप्टिकल फिजिसिस्ट। जब सनलाइट पास करता था एक प्रिज्म के द्वारा, आप देखो इस फिगर को, देखो सनलाइट जो है पास कर रहा है इस प्रिज्म के द्वारा, तो ये टूट जाता था विब ग्योर में। ठीक है, विब ग्योर में टूट जाता था, और इसकी जो रेंज होती थी वेवलेंथ की, वो होती थी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ऑल दो जो फोटोन होता है विजिबल लाइट का, वो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में,
और उसका कोर्स जो है उसको डेविएट किया जा सकता है जब वो पास करेंगे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। और ये जो डेविएशन है इन लाइन ऑफ ट्रैवल, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। यही काज है ऑफ मेनी पेक्यूलियर बट फैमिलियर फेनोमेनन, जैसे रेनबो या एपरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्ट्रॉ इन अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है रिफ्रैक्शन के कारण। देखो, वाइट लाइट में फोटॉन्स, वाइट लाइट जो है फोटॉन्स के बने होते हैं फॉर रेंज ऑफ वेवलेंथ। और जो प्रिज्म है वो एक्ट करता है टू सेपरेट एंड ग्रुप द इमर्जिंग लाइट इनटू कलर्स। क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ रिफ्रैक्ट करेंगे अलग अलग एंगल्स से, तो कंपोनेंट कलर्स जो होता है वाइट लाइट का, उसकी वैल्यू रेंज करती है 400 नैनोमीटर्स फॉर वायलेट टू 700 नैनोमीटर्स फॉर रेड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट वो ऑक्यूपाई करता है स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सेगमेंट है विजिबल लाइट। लेकिन ये केवल और केवल ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोग सेंस कर सकते हैं, मतलब अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसका हीट फील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंस कर सकते हैं। देखो, जो सनलाइट है उसके पास दो टाइप के इनविजिबल लाइट भी प्रेजेंट होते हैं। पहला है इंफ्रारेड और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सनलाइट के पास दो टाइप के इनविजिबल लाइट होते हैं, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको कहते हैं, वो एक को कहते हैं इंफ्रारेड और दूसरों को कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। तो देखो, सनस्क्रीन लोग लगाते हैं ना जिसमें कहते हैं कि हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, सो दैट इज दिस वन, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो बेसिकली हम लोग डरते हैं ना ऐसे कि अरे ये धूप मेरे स्किन पे पड़ रही है, ये हम मुझे हार्म करेगी। और बेसिकली आप सही कह रहे हो, लेकिन उनमें से जो रे आपको हार्म कर रही है वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये बात ध्यान में रखना। इंफ्रारेड लाइट के पास होता है फोटोन, जिसकी वेवलेंथ होती है लॉन्गर देन दूज ऑफ विजिबल लाइट, लेकिन छोटी होती है किससे? माइक्रोवेव से। मतलब इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर है किससे? विजिबल लाइट से। लेकिन शॉर्टर है किससे? माइक्रोवेव से। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? लैम्डा की। तो ये बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंफ्रारेड लाइट किसी भी सब्सटेंस को हीट करता है जिसके ऊपर भी वो शाइन करेगा। इसी को हम लोग रेडिएंट हीट कहते हैं। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद होता है बिटवीन विजिबल लाइट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन और विजिबल लाइट, देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन और विजिबल लाइट के बीच में कौन प्रेजेंट है? आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट। और यही यही अल्ट्रावायलेट लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के लिए, जो कि सनबर्न कॉज करता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, जो वेव दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी की। देखो, कोई रेडियो हो या टेलीविजन इंजीनियर हो, ये रेडियो वेव को डिस्क्राइब करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, रेडियो स्टेशन WIMP ये ब्रॉडकास्ट कर सकता है 960 किलोहर्ट्ज, और एसोसिएटेड होता है टेलीविजन स्टेशन WIMP टीवी से, ये ब्रॉडकास्ट करेगा 63.7 मेगाहर्ट्ज। और जो कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्ट है वो जनरली आइडेंटिफाई होता है बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन एंड आर कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो कवर करता है एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो फ्रिक्वेंसी के पास लो एनर्जी होती है और रिलेटिवली उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। हैम रेडियो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बात करते हैं ब्रॉडकास्ट करने की ऑन द 10 मीटर बैंड और द 30 मीटर बैंड। इस नंबर्स का मतलब क्या है? ये बताता है कि अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ एमिशन कितना है। स्टैंडर्ड AM रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है उसकी वेवलेंथ होती है 100 मीटर्स, 100 M सॉरी।
टेलीविज़न और एफएम ब्रॉडकास्टिंग जो है शॉर्टर वेवलेंथ पे होती है, क्योंकि माइक्रोवेव को हम लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव ओवरलैप करता है कंसिडरेबली, और बहुत ही छोटा वेवलेंथ रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोवेव रेडिएशन। माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी वैरी करती है अकॉर्डिंग टू यूज, लेकिन हमेशा हायर होती है ब्रॉडकास्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी से और लोअर होती है इंफ्रारेड से। माइक्रोवेव के पास बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि सेलुलर टेलीफोन कम्युनिकेशन, हाईवे स्पीड मॉनिटरिंग, मेडिकल डायथर्मी, हॉट डॉग प्रिपरेशन, ये सब में यूज होता है माइक्रोवेव्स। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। माइक्रोवेव जानते हो ना, उसमें माइक्रोवेव्स ही यूज होते हैं ना। आयोनाइजिंग रेडिएशन डिफरेंट फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी और विजिबल लाइट। आयोनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी और विजिबल लाइट से अलग होता है। इसकी एनर्जी इसके फोटोन के अंदर होती है। जब भी एक्सरे इमेजिंग सिस्टम ऑपरेट होता है 80 केवीपी पे, जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसकी एनर्जी रेंज करेगी 0 to 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सरे फोटोन कंटेन करेगा कंसिडरेबली मोर एनर्जी देन अ विजिबल लाइट फोटोन और रेडियो फ्रिक्वेंसी फोटोन। ठीक है, एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विजिबल लाइट। एक्सरे की जो फोटोन की एनर्जी है वो विजिबल से ज़्यादा होती है, या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी एक्सरे रेडिएशन की बहुत हाई होती है और उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है एक्सरे से। स्टार्टिंग में अर्ली डेज ऑफ रेडियोलॉजी में ये बहुत ही सच था, क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी थी हमारे पास अवेलेबल एक्सरे इमेजिंग सिस्टम की। लेकिन अब हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेटर, जिसको हम लोग कहते हैं लिनैक, है ना। ये एक्सरे का यूज करता है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गामा रे एमिशन। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिस्टिंक्शन, एनर्जी से आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते बिटवीन एक्सरे एंड गामा रे। केवल और केवल अंतर जो है एक्सरे और गामा रे में उसका ओरिजिन पर डिपेंड करता है कि कहाँ से वो निकल रहा है। एक्सरे जनरली निकलता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, किसी भी एटम का जिसको स्टिमुलेट किया गया है आर्टिफिशियली, और गामा रे ऑन द अदर हैंड निकलता है इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव एटम। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यही केवल पॉसिबल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। एक्सरेज जो है वो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में यूज होता है। गामा रे स्पॉन्टेनियसली एमिट होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से, लेकिन एक्सरे डायग्नोस्टिक इमेजिंग में रिलीज होता है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग ही प्रोड्यूस करता है एक्सरे को, है ना। नेवरदलेस एक एक्सरे और एक गामा रे की इक्वल एनर्जी अगर हो, तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा एक्सरे और कौन सा गामा रे। ये सिचुएशन एनालोगस है टू द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये पार्टिकल के पास सब कुछ सेम है, लेकिन बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से आता है, इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस से आता है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। देखो, विजिबल लाइट आइडेंटिफाई होता है वेवलेंथ से, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई होता है फ्रीक्वेंसी से, और एक्सरे आइडेंटिफाई होता है एनर्जी से। विजिबल लाइट वेवलेंथ, रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, और एक्सरे एनर्जी। अगेन, three regions of the electromagnetic spectrum are particularly important to radiologic science. Naturally, X-ray region जो है fundamental है to producing high quality radiograph. Visible light is very important because viewing condition radiographic fluoroscopic image का वो देखने के लिए क्या चाहिए आपको, विजिबल लाइट चाहिए ना। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एमआरआई, रेडियो फ्रिक्वेंसी हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेशनशिप ट्रायंगल कैन बी हेल्पफुल इन रिलेटिंग ईच स्केल टू द अदर टू। ठीक है, एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एक्साइटेड एटम्स। गामा रेज प्रोड्यूस होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। गामा रेज प्रोड्यूस होगा इनसाइड द न्यूक्लियस, और एक्सरेज प्रोड्यूस होगा आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वेव एंड पार्टिकल्स के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेशन ध्यान से सुनने के लिए, और जय श्री कृष्णा।